जय हिंद बच्चों। अब आपके सामने सवाल है 120 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल पर 30 न्यूटन का बल लगने पर दाब आरोपित होगा। तो देखिए चार ऑप्शंस हमारे सामने हैं और इस सवालों को हल करने के लिए आपको फॉर्मूला जानना होता है कि दाब बराबर प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि यूनिट का ध्यान नहीं देते, मात्रक का ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी दाब की बात आए, ठीक है, तो जो यूनिट है हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है कई बच्चे क्या करेंगे, 30 न्यूटन लिखेंगे बटे 120 कर देंगे। ठीक है, बटे 120 कर देंगे और कट्टम कुट्टा करके बोलेंगे सर जी उत्तर आ गया। तो कई बार ऑप्शंस इस आधार पे भी दिए जाते हैं, क्योंकि ये देखिए सेमी स्क्वायर है, हमें इसको बदलना होगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यही कन्वर्जन कई बच्चों को नहीं आ पाता है। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उल्टा लिख लें ताकि और समझ में आए। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम के तहत 100 नीचे चला जाएगा, 1/100 मीटर। अब ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये देखिए सेमी स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर करेंगे मतलब खुद को फिर से सेम 2 सेंटीमीटर लेंगे तो ये भी तो 2 मीटर होगा। तो मतलब 1/100 गुणे 1/100। ठीक है, यहाँ पर 2 बार हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको बदलते हैं 120 सेंटीमीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर को मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 120 गुणे 1/100 गुणे 1/100। ठीक है, यहाँ ये देखिए मैंने लिख दिया है, तो इस तरीके से आएगा। इसका मतलब अभी मैं जो देखिए 0 नहीं काट रहा हूँ, 120 गुणे बटे कर देता हूँ। अभी 10 के घात कितने 4 हैं, 1 2 3 4, तो 10 के घात 4। ठीक है, तो इसी को हमें क्या करना है कि अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 120 गुणे 10 के घात -4 मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए ये क्षेत्रफल जो है मीटर में बदल गया है। बस अब हमें फॉर्मूला में करना होगा, प्रेशर अपॉन क्या होता है, अभी मैंने जस्ट बताया, बल बटा क्षेत्रफल। अब हमारा क्षेत्रफल देखिए मीटर में आ गया है। ठीक है, तो 30 न्यूटन बटे 120 गुणे 10 के घात -4। ठीक है, 0 से 0 काटे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, तो 1/4। अब ये देखिए -4 घात है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान देते हैं यहाँ पर कि अब हम एक क्या करते हैं कि 100 को बाहर निकाल दें। ठीक है, 100 को हम बाहर निकाल दें, 10 को बाहर निकाल दें, 10 के घात 3/4। ठीक है, इसको हम काटते हैं तो ये आएगा 2.5। ठीक है, तो 2.5 गुणे 10 के घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं ये किस ऑप्शन में है, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ठीक है, इसको हम देखिए 100 भी कर सकते थे, 10 के घात 2। ठीक है, और बटे 4। तो अगर हम काटते तो 25 आता। तो हम देख रहे हैं कि 25 भाई यहाँ नहीं है, यहाँ 2.5 है, तो कुछ नहीं, एक यहाँ पर 10 का बढ़ा देते घात और इसको दशमलव कर देते। तो कैसे भी आप सोच के कर सकते हैं। कई बच्चों को थोड़े से घात वाले नियम में प्रॉब्लम होती है गणित में, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस दूसरे तरीके से ही मैं आपको बता दूं। तो ऐसे ही आसान प्रश्न आप आज के वीडियो में समझने वाले हैं बच्चों। मैं अजय कुमार, वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल 9 सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। अब बच्चों देखिए दूसरा सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल है 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक बेलनाकार यानी कि एक सिलेंड्रिकल, ठीक है, स्टैंड जिसके आधार का अनुप्रस्थ परिच्छेद वृत्ताकार है पर रखा गया है। ठीक है, कोई भी मान लीजिए इस तरह का है। ठीक है, इस पर 5 किलोग्राम भार का कोई चीज़ रखा गया है। ठीक है, ऐसे समझ के चलिए। तो स्टैंड के आधार की त्रिज्या, जो स्टैंड है, मान लीजिए स्टैंड है, इसके आधार की जो त्रिज्या है यानी कि रेडियस जो है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। यदि वही वस्तु एक बेलनाकार स्टैंड जिसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, एक और वही वस्तु अगर ऐसे पे रखा जाए जिसकी रेडियस या त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर पर रखी जाए तो दाब हो जाएगा। इस पे कितना दाब लग रहा था, इस पे कितना दाब लग रहा था, ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, तो आप ये हल करके मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न तो मैंने बता दिए, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब परीक्षा में सवाल आ जाते हैं तो हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो जो भी बच्चे देखिए श्रेष्ठा योजना की तैयारी कर रहे हैं या पीएम यशस्वी की तैयारी कर रहे हैं
या CHS BHU की तैयारी कर रहे हैं या NMMS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ये बच्चों इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सभी सवालों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि कक्षा 8 के ही लेवल का है, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षाओं में आएगा। तो देखिए बल आप बच्चों सब लोग जानते हैं, बल होता है आपका, कोई भी हम ताकत लगाते हैं किसी भी चीज़ की, बल का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का त्वरण, ठीक है। तो ये आपको पता है। इसकी मात्रा जो होती है, देखिए इसकी क्या होगी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसकी मात्रा जो है बच्चों न्यूटन होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है 1 न्यूटन में कई बार आता है कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में कितने, ये देखिए 1 किलोग्राम पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सेकंड स्क्वायर। इसको हम अगर ग्राम में बदलते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और सेकंड स्क्वायर को हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये कितना हो गया, 10 के घात कितना हो गया 10 के घात 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को एक डाइन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एक डाइन, या ये डाइन हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। तो ये याद रखिए, कई बार सवाल आता है 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन 10 के घात, 1 न्यूटन जो है 10 के घात 5 डाइन के बराबर होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों सेम है बच्चों, ठीक है। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बल के देखिए बहुत प्रभाव होते हैं, आपको पता है। कोई आ रही है वस्तु तो आप उसको, बॉल आ रही है तो उसको आप रोक लेंगे, कोई रुकी बॉल उसको मारेंगे धक्का तो ये दौड़ने लगेगा और वस्तु मान लीजिए ऐसे चल के जा रही है बॉल, हमने इधर से पैर से मार दिया तो इधर को चली गई, तो उसका मतलब क्या है, इसका हमने डायरेक्शन भी चेंज किया, जो उसकी दिशा है वो भी हमने बदल सकते हैं। और देखिए बल कई प्रकार के होते हैं, जिस पे सवाल आता है, पूछा जाता है कि क्या यह संपर्क बल है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो सिंपल सवाल ही आते हैं, लेकिन हमें पता न रहने की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। संपर्क बल यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स, जो टच में आए, जो हम छू सकें, वही आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो संपर्क में आए। तो इसके उदाहरण आप ज़रूर नोट कीजिएगा, ठीक है। पेशीय बल, ठीक है, और दूसरा है घर्षण बल। घर्षण बल कई बार सवाल आता है कि क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स है कि नहीं है, कई तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। तो संपर्क बल में आपके पेशीय बल और घर्षण बल आते हैं, ध्यान रखिएगा। पेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स, इसी संपर्क बल के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ें हो गई आपकी पेशीय बल, ठीक है, पेशीय बल जिसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। और दूसरा जो आता है वो आता है घर्षण बल। ये टॉपिक इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न मैंने आपको दिखाए भी हुए हैं, लेकिन मैं सोचा इसको समझा दूं। इसको कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। आप इंग्लिश भी बच्चों ध्यान रखिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए घर्षण बल आपको पता है, ये पेशीय बल आपको पता हो, पहले पेशीय बता दूं। मांसपेशियों के कारण अगर किसी वस्तु पर लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। जैसे बाल्टी उठाते हैं आप, कुछ भी चीज़ फेंकते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है, या गधे घोड़े ये सब जो काम करते हैं, ऊँट काम करते हैं, सभी क्या लगाते हैं, अपना पेशीय बल लगाते हैं। घर्षण बल आपको पता है, कोई वस्तु आपने लुढ़का दी, अपने आप से रुक जाती है, किसकी वजह से रुकी, घर्षण बल के से रुकी। और इसका ध्यान रखिएगा, जैसे कोई वस्तु इधर को जाती है, हमेशा घर्षण बल उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में कार्य करता है। इसकी दिशा जो है सदैव वस्तु के विस्थापन के ये विपरीत दिशा में कार्य करती है, ठीक है। अब एक आता है देखिए स्थैतिक घर्षण बल। इसमें हमेशा हम लोग पूछते भी हैं कि अंतर क्या है, कौन ज़्यादा है, पिछले वीडियो में मैंने इसको समझाया भी था, ठीक है। तो इसमें देखिए जो स्थैतिक वाला है, 3 तरह के होते हैं, ठीक है, ये ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा। स्थैतिक घर्षण बल, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलाने पर जो प्रयास किया जाता है, मान लीजिए ये है, कोई रखा हुआ है, एक बक्सा इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो भाई अपने से तो हिलेगा नहीं, जब आप ताकत लगाएंगे, थोड़ी ताकत लगाए, थोड़ा और ताकत लगाए, ठीक है। तो जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के तल पर चलाने का प्रयास किया जाता है, तो गति की अवस्था में आने से ठीक पहले, हिलने से ठीक पहले, ठीक है, जो दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल ही स्थैतिक घर्षण बल ये कहलाता है। और ये समायोजित बल होता है, यानी बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब
इसमें देखिएगा, जब वस्तु पर आरोपित बल का मान बढ़ा देते हैं, अब थोड़ा और हमने ताकत लगाया तो ये हिलना शुरू हो गया, तो स्थैतिक घर्षण बल भी बढ़ता जाता है। स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को ही, जब अधिकतम बस हिलने वाली स्थिति में बस आ गया, इसको सीमांत घर्षण बल भी कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब गतिक, अब मतलब ये बक्सा चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो जब एक वस्तु अन्य वस्तु की सतह पर वास्तव में गति करती है तो उसके मध्य जो अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल होता है वह गतिक घर्षण बल कहलाता है। आपने ठेल दिया, मान लीजिए भाई थोड़ी दूर जाके अगर ताकत नहीं लगाएंगे, थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो गतिक घर्षण बल हमेशा जब गति करती है तो चीज़ रोकता है, सरफेस रोकता है उसको, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है आपका लोटनिक घर्षण बल, रोलिंग वाला, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो वस्तु तथा सतह के बीच लगने वाला बल जो है लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। लोटनिक घर्षण बल जो है स्थैतिक या गतिक घर्षण बल की तुलना में नगण्य होता है, ये सबसे कम होता है। क्लियर हो गया। तो ये आपको ध्यान देना था। और सर ये देखिए, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस वस्तु के बीच लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। सर्पी घर्षण बल सदैव लोटनिक घर्षण बल से अधिक होता है। तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। और जो सर्पी घर्षण बल का मान जो स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ये देखिए इसके जो फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी फिर डिटेल वीडियो हो जाएगा। अब हम दूसरे तरह का जो बल होता है उस पर आते हैं, असंपर्क बल, जिसको हम बिना छुए ही ताकत लग जाती है, बिना छुए ही ताकत लग जाती है, उसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कॉन्टैक्ट में ना आए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो उसमें दो तरह के आते हैं, चुंबकीय, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक, और दूसरा आता है आपका स्थिर वैद्युत बल, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपने बचपन में अभी भी खेलते होंगे और इसके बारे में आप जानते भी हैं, बस ध्यान नहीं होगा। चुंबक तो आप जानते ही हैं, तो चुंबक ऐसे ही दूर से ही हम खींच लेता है, ठीक है। और ये चुंबक की प्रॉपर्टी आप जानते ही होंगे, इस पे भी सवाल आते हैं। एक मैग्नेट पे सिरे पे हमेशा सबसे ज़्यादा चुंबक तो होता है। अगर दोनों नॉर्थ है तो ये भाई एक दूसरे से दूर भागेंगे, अगर एक साउथ है एक नॉर्थ है तो दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे। ये आप लोग खेलते हैं बचपन से। और ये जब स्थिर वाला जो है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया स्थित वैद्युत बल कहलाता है, ठीक है। और इसके हम लोग अक्सर कंघी रगड़ के, आपने किया होगा, कंघी प्लास्टिक है, आपने रगड़ा तो आप देखे होंगे कागज़ के टुकड़े उड़ जाते हैं। ये सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के उदाहरण हैं, ठीक है। और तीसरा तरह का जो बल होता है इसी असंपर्क बल में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से चांद जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, या पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो ये सभी उसमें आते हैं। अब ये देखिएगा, गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, जो छोटे छोटे पिंड होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बहुत कम होता है, लेकिन वो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब बैलेंस फोर, अनबैलेंस फोर, इस पे हम नहीं जाएंगे। अब कुछ फॉर्मूला वाले सवाल पे आते हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। घनत्व यानी कि डेंसिटी, और आप लोग को अक्सर जो दिक्कत होती है बच्चों, वो होती है मात्रा में, ठीक है। तो डेंसिटी, घनत्व जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो है वस्तु का द्रव्यमान बटे आयतन, बस आपको ध्यान देना है कि इसकी मात्रा उसी, अगर ऊपर जिस हिसाब से उसी हिसाब से नीचे होनी चाहिए। जो इसका एसआई मात्रक है, देखिए द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, केजी होता है, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम बटे प्रति मीटर स्क्वायर होता है, प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है, ठीक है। अगर कहें इंग्लिश में केजी पर मीटर क्यूब, तो इसका आप मात्रा का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मैंने आपको दाब वाला बता ही दिया है, ये आपका बल अपॉन क्षेत्रफल है। तो इसका जो दाब का एसआई यूनिट है, दाब यानी कि प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो है आपकी पास्कल, ठीक है। ये पास्कल अच्छे दूसरी ही राशि है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और अगर एक साथ लिखना हो तो न्यूटन ये -2 लिख सकते हैं, और इसी को 1 पास्कल कहते हैं,
इसी को एक पास्कल कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही हैं, तो याद रखिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पास्कल क्या आ गया। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है, और उत्प्लावन बल इसी में आ जाता है, बॉयंसी आ जाती है, कोई चीज़ कब डूबेगा कब उठेगा, जब हम इस पे भी सवाल आते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जाएगा, काफ़ी टॉपिक बचे हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट है, उसको भी मैं आपको बता दूं, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का सघन आवरण जो है वायुमंडल कहलाता है, और इसी का जो दाब हमारे पृथ्वी पर पड़ रही है, इसके 10 किलोमीटर के रेंज में वायु है, इसके बाद आपका निर्वात यानी कि वैक्यूम है। तो पृथ्वी इनको अपने गुरुत्वाकर्षण बल से खींची हुई है अपने तरफ। ठीक है, तो ये दाब डाल भी रहे हैं। ठीक है, तो वायु में आर्द्रता की अगर वृद्धि हो जाए तो वायुमंडलीय दाब बढ़ जाए, क्योंकि भाई इसका भार बढ़ गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अभी देखिए एकदम गर्मी का मौसम चल रहा है, तो उसमें आपकी आर्द्रता बहुत ही कम है, बारिश होगी नहीं। आर्द्रता कब बढ़ेगी? जब जुलाई अगस्त में। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक है वो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या पास्कल है, और इसमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब भी हम बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 1.01 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप याद रखिएगा, और इसको मापा किससे जाता है वायुमंडलीय दाब को, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो इस पे भी सवाल आते हैं कि किससे मापा जाता है। तो कुछ सवाल भी, चलिए मैं सिंपल सवाल है जो बता दूं आपको। ऐसे मैंने सोचा था कुछ सवाल आपको दिखाने के लिए, लेकिन कुछ सवाल बता देता हूं आपको। इसमें क्या है, पास्कल किसकी इकाई है? पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे बताइए। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब वाला मैंने पहले ही पूछ लिया आपका। फिर है पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। ठीक है, अब पानी से भरी बोतल है, पानी से भरी बोतल है, तो अधिकतम दाब कहाँ होगा? ठीक है, बोतल के ऊपरी सतह पर, बोतल के मध्य में, पहले ऊपर फिर मध्य में, या बोतल के पेंदी पर। ठीक है, तो बच्चों इस पे आधारित सवाल भी आते हैं कि जितनी ऊंचाई होगी उतना दाब होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दाब यहाँ होगा। कई बार सवाल इसमें पूछ लिया जाता है कि यहाँ अगर हमने छेद बना दिया, यहाँ हमने छेद बना दिया, यहाँ हमने छेद बना दिया, यहाँ हमने छेद बना दिया, तो पानी सबसे ज़्यादा दूर कहाँ जाके गिरेगा? पानी सबसे ज़्यादा दूर कहाँ जाके गिरेगा? तो कई बार सवाल आते हैं, तो इसका आप उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तो बच्चों अगर ऐसे ही समझा कर वीडियोज़ को बताना है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप मत कीजिएगा। काफ़ी बच्चे जुड़ के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा कि कैसा आज का वीडियो आपको लगा बच्चों। ठीक है, और ऐसे ही आपको समझा कर पढ़ाना है तो ये भी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।